वेलकम बैक टू नाइट्रो केमिस्ट्री। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ रहा है, मतलब बीच में बहुत दिन गैप हो गया था, हमारा कुछ एग्जाम चल रहा था, इस वजह से हम बिजी थे थोड़ा। तो बहुत दिनों बाद जैसे कि आप देख रहे वीडियो आ रहा है, तो पिछले वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा भूल गया होंगे। पहले मैं वो याद करवा देता हूँ आपको अच्छे से, उस मतलब रिवाइज टाइप का करवा देता हूँ। आगे आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जितना भी हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके बेसिस में हम थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट, जैसे कि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो भी ऑर्डर रिएक्शन होगा उसके लिए कैसे हम वो एक्सप्रेशन डिटरमाइन करते हैं, उसका हाफ लाइफ वगैरह सब देखने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट हम देखे थे। तो पहले से हम जब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे तो हम क्या देखे थे कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, डिसअपीयरेंस क्या होता है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, वो कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम किस पे गए थे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी देखे थे। ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, उनमें सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूलरिटी को ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी देखे थे। उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे, जिससे हम क्या प्रूव किए थे कि किसी भी रिएक्शन का जब हम रेट लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट का एक्सप्रेशन में क्यों नेगेटिव आता है, वो भी देखे थे। और हम क्या देखे थे, यूनिट्स देखे थे, किसका, रेट कांस्टेंट का यूनिट देखे थे या फिर रेट का यूनिट देखे थे हमने। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखते क्या वाले हैं कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बेसिकली क्या होने वाला है, आपको पूरा 12th का सिलेबस और जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जो कि जेई नीट वगैरह हो गया, उसके लिए बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो बहुत सारा मार्क्स सिक्योर करने में मदद करता है। तो आज चलिए देखते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स से जो न्यूमेरिकल्स है उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद सॉल्व करने के लिए प्रोसीड। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है 2A और 3B रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 4 C प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को 3 बार क्या किया गया है, प्रोसीड किया गया है। जहाँ पे पहले रिएक्शन पे A का कंसंट्रेशन कितना था 0.1 और B का कंसंट्रेशन कितना था 0.1, तो अब रेट कितना निकल के आया है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, वही रिएक्शन को दूसरे बार प्रोसीड किया गया है, जहाँ पे क्या हुआ है कि A का रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको क्या लिया है 0.1 और वहीं पे B का कंसंट्रेशन को लिया गया है 0.2। सेम रिएक्शन को अगर तीसरे बार प्रोसीड किया गया है, जहाँ पे A का और B का दोनों का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिया गया है 0.2 और 0.2। ये सब रिएक्शन के लिए रेट दिया गया है। और यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोला है, ऑर्डर निकालने के लिए बोला है और K का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, K का वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा, पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन के लिए अगर हमको रेट को लिखना होगा, हम रेट को कैसे लिखते हैं, क्या बताता है, रेट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant raised to some power which may or may not be equal to the coefficient value of the reactants। ठीक है, यही बोला गया था कि रेट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, A का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालेंगे। उसका पावर वैल्यू होगा जिसको x और y लिखते हैं, ये x और y मे और मे नॉट बी इक्वल टू 2 और 3 रेस्पेक्टिवली हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर, अच्छा, ये अगर ये रिएक्शन के लिए वही सेम रेट को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये ए रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिखा है 0.1 इंटू सम पावर x, फिर लिखा गया है यहाँ पे 0.1 टू द पावर सम y इक्वल टू कितना होगा 2 × 10 टू द पावर -4, ये लिख सकते हैं, गिवन वैल्यू है। इसी ऐसे ही हम अगर ये सेकंड रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.1 इंटू सम पावर x 0.2 टू द पावर सम पावर y इक्वल टू 4 × 10 टू द पावर -4। फिर तीसरे रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.2 × 10 सम पावर x इंटू 0.2 × सम पावर y इक्वल टू 16 × 10 टू द पावर -4। ठीक है, अच्छा, अभी हमको क्या करना है कि x और y का वैल्यू पता करना है, तभी हम जान पाएंगे क्या होगा कि, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम,
ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर क्या होता है, टोटल ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, टोटल ऑर्डर या फिर ओवरऑल ऑर्डर क्या बताया था मैं कि रिएक्ट ऑर्डर रेस्पेक्टिव टू ए, ऑर्डर रेस्पेक्टिव टू बी, या फिर जितना भी रिएक्टेंट होगा अगर उन सबको हम ऐड कर देंगे तो जो मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक है जिसको आपको फॉलो करना है ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A का कंसंट्रेशन और A का कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम है, और हमको ऐसा करना है कि एक बार इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं R1, इसको लिखूं R2, इसको लिखूं R3। ठीक है, हम ऐसे डिवाइड करेंगे जैसे कि एक बार x कैंसिल आउट हो जाए और एक बार y कैंसिल आउट हो जाए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे कि एक बार x का टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाए और एक बार y का टर्म कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे R1 बाय R2 डिवाइड करेंगे, ठीक है, R1 बाय R2 डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.1 बाय 0.1, इसका पावर x है, इसका पावर x है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 0.1 टू द पावर y, 0.2 टू द पावर y। ठीक है, इसके बाद इस राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो x का टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया, हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे 0.1 बाय 0.2 टू द पावर y इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 2 बाय 4 टू द पावर 1। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आपको पता होगा कि मतलब क्या करते हैं हम, जब x का पावर a बाय y का पावर a होता है तो हम लिखते हैं x बाय y टू द पावर a लिखते हैं। सेम ऐसे ही टर्म में लिखा गया है 0.1 बाय 0.1 टू द पावर y और 0.2 टू द पावर y को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 0.1 बाय 0.2 टू द पावर y इक्वल टू 2 बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय 2 टू द पावर y इक्वल टू 1 बाय 2 टू द पावर 1। जब इसका मतलब पावर जिसका सेम होता है तो इसको हम अगर इक्वेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1। समझ में आया, y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अभी हमको किसके टर्म में सॉल्व करना है, x के टर्म में सॉल्व करना है। हम R1 बाय R2 किए तो ये वाला टर्म कट गया तो हमारे पास बचा था y का टर्म। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बार y का टर्म काट लेंगे तो हमारे पास बचेगा x का टर्म। समझ में आया, तो जैसे कि हम y के लिए सॉल्व किए, अभी हम किसके लिए सॉल्व करने वाले हैं, x के लिए सॉल्व करेंगे। x के लिए सॉल्व करने में किसको डिवाइड करेंगे तो होगा, R2 बाय R3 को डिवाइड करेंगे तो होगा। ठीक है, R2 बाय R3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 0.1 by 0.2 to the power x, 0.2 by 0.2 to the power y equal to 4 into 10 to the power minus 4 by 16 into 10 to the power minus 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये को हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, 0.1 by 0.2 equal to 1 by 2 to the power x बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, 1 by 2 to the power x बचेगा। यहाँ पे इस साइड में क्या बचेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचा, 1 4 by 16। ठीक है, 4 by 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 by 16 को लिख सकते हैं, देखो 1 by 4 लिख सकता हूं मैं, तो 1 by 4 को मैं और एक तरह से क्या लिख सकता हूँ, 1 by 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ठीक है, तो 1 by 2 टू पावर x इक्वल टू 1 by 2 टू पावर 2 है, तो हम इसको अगर इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा। समझ में आया, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जो x का वैल्यू मिला हमको 2, y का वैल्यू कितना मिला था 1, तो अगर हम टोटल या फिर ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 + 1 = 3। ये रिएक्शन जो है ये क्या है, हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है हमारा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रिएक्शन में शायद नहीं निकल सकता। अगले एक क्वेश्चन देता हूं इसमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं वहां पे ऑर्डर और k का वैल्यू दोनों निकाल के देते हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद सॉल्व करें। एक और टाइप का एग्जांपल देखते हैं जहां पे क्या क्या दिया गया है हमको, एक रिएक्शन दिया गया है जिसके लिए मल्टी स्टेप लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, मल्टी स्टेप ऑफ द दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन के लिए हमको क्या दिया गया है, मल्टी स्टेप दिया गया है। ठीक है, एक इनफ इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे आपको क्या करने के लिए, गेस करने के लिए थोड़ा बहुत चीजें। ठीक है, तो जहां जैसे कि लिखा गया है ये डायरेक्ट रिएक्टर पे ये नहीं बन रहा है, ये प्रोसेस क्या कर रहा है कि A2 पहले क्या हो रहा है, A + A में टूट रहा है, उसके बाद ये A B2 के साथ रिएक्ट करके AB + B बना रहा है, फिर ये
ए और ये बी मिलके 2AB बना है। ठीक है, यहाँ में से ये जो प्रोसेस है फास्ट है, ये स्लो है और ये फास्ट है। हम क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है और के का वैल्यू निकालना है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि के का यूनिट भी निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक बात बोला था जब आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बता रहा था, तो क्या बोला था कि कोई भी रिएक्शन का जो मतलब स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। या फिर उसी रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो होगा आपका कोफिशिएंट का वैल्यू वही होगा आपके लिए क्या, किसका वैल्यू, ऑर्डर का वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो स्लो स्टेप है ये क्या है आपका RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसके लिए जो इसका ये क्या, ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यही होगा A के रिस्पेक्टिव में ऑर्डर या फिर B के रिस्पेक्टिव में ऑर्डर, यही देखे थे हम। ठीक है, तो अच्छा उसको अभी भूल जाओ। अभी देखो कि क्या करना है हमको, इस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, ऑर्डर और के का यूनिट निकालना है और के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको रेट लिखना होगा, आप कैसे लिखेंगे रेट को, रेट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट किसका होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का होता है। मतलब A2 का कंसंट्रेशन का वैल्यू x और B2 का कंसंट्रेशन का वैल्यू x को मल्टीप्लाई कर, सॉरी y को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए रेट को देख जानेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, x और y का वैल्यू हमको जानना है तभी हम ऑर्डर निकाल पाएंगे। ठीक, अभी क्या करेंगे, A2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, B2 का वैल्यू मतलब पता नहीं है कि हम मतलब ऐसे डिवाइड करके बाय कर दे, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसे एग्जांपल जब दिया होगा तो आपको क्या देखना है कि RDS से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, RDS यहाँ पे कौन सा है, ये स्टेप है। तो इसके लिए अगर हम रेट लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम मान लो हम K1 लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको हम जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट इसका। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ R इक्वल टू K लिख देता हूँ, KR लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब इसके लिए लिखेंगे K1, मतलब ये रिएक्शन का आपका रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। इसके लिए अगर हम रेट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं इसको लिखता हूँ R1 लिखता हूँ। ठीक है, R1 के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन किसका, A, और B2 का कंसंट्रेशन का क्या होगा, x और y वैल्यू होगा। ठीक है, ये x और y वैल्यू क्या होता है, RDS में जो होता है मॉलिक्यूलरिटी वही होता है आपका ऑर्डर। तो ये x के जगह पे लिख सकता हूँ y, और y के मतलब y के जगह लिख सकता हूँ y। ठीक है, ये R1 के लिए है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम साइन हटाएंगे R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। ठीक है, A का पावर 1 और B2 का पावर 1। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, आपको देखो यहाँ इसको और इसको देखो क्या सिमिलर लग रहा है, ये B2 और B2 का पावर y, B2 का पावर y, मतलब यहाँ पे अगर निकाल ले, अगर यहाँ पे A का पावर A2 का पावर 1 होता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि x का x इक्वल टू 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारे पास A आ गया, ये डिफरेंट हो गया, तो आपको क्या करना है, A का वैल्यू को A2 के टर्म में आपको निकालना है। अच्छा, आपको क्या मतलब कोई भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो किसको प्रोडक्ट करते हैं, हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा, जब आपको A का वैल्यू को A2 के फॉर्मेट में निकालना होगा, आपको क्या देखना होगा कि कहाँ पे आपको दिख रहा है कि A2 का वैल्यू है रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तभी तो हम प्रोडक्ट करेंगे, तभी निकाल पाएंगे। तो A2 आपको कहाँ पे दिख रहा है, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट के साइड में, इसमें दिख रहा है आपको रिएक्टेंट के साइड। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखूं कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मान लो मैं नाम दे रहा हूं KC, और इसके लिए अगर मैं R2 लिखूं, ठीक है, R2 अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, R2 इक्वल टू क्या होता है, अच्छा अगर आपको रेट को छोड़ के आप एक चीज और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ये होता है क्या, मतलब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन दिया गया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आप लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, मान लो आपको एक रिएक्शन दे दिया A प्लस बी इक्विलिब्रियम है, किसके साथ, C प्लस D के साथ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे लिखना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, यहाँ पे मैं KEQ लिख दूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं आप लोग, प्रोडक्ट का टर्म ऊपर रहता है, उसके बाद रिएक्टेंट का टर्म नीचे रहता है, ऐसे ही लिखते हैं आप, जैसे पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे लिखते हैं। ये रिएक्शन भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे ही तो हम क्या लिख सकते हैं, तो KC का वैल्यू लिख सकते हैं, KC इक्वल टू A प्रोडक्ट का साइड का
और यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे रिएक्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। अगर आपको क्या निकालना है, ए का वैल्यू को A2 के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको मतलब इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि ए का वैल्यू A2 के टर्म में कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो क्या निकलेगा यहाँ पे, AC इंटू A2 इक्वल टू ये A इंटू A मतलब A का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ AC A2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ए का वैल्यू आ गया A2 के टर्म में। तो अगर हम इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, AC का पावर हाफ, रूट को पावर हाफ में लिखते हैं और A2 का पावर हाफ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे A का वैल्यू को मतलब A जो है यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये A का वैल्यू है, ठीक है। तो A की जगह में क्या लिख सकता हूँ, A2 का पावर हाफ इंटू KC का पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, K1 जैसा है वैसा ही रहने दे, A के जगह वैल्यू पुट करके क्या लिखेंगे हम, KC का पावर हाफ और A2 का पावर हाफ और B2 पहले से था तो B2 का पावर 1, ठीक है। अच्छा अभी देखो आपको क्या क्या सिमिलरिटी दिख रहा है कि मतलब इस पार्ट को आप इग्नोर करो, ठीक है, इस पार्ट को इग्नोर करो। बचा हमारे पास कौन सा पार्ट, ये पार्ट। देखो यहाँ पे A2 है, यहाँ पे भी A2 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे भी B2 है। मतलब हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होगा इस रिएक्शन के लिए भी रेट वही होगा, किसको छोड़ के, ये जो रेट कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़ के, ठीक है। ये Kr जो लिखे थे, ये Kr किसके बराबर हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म है इसका बराबर हो जाएगा Kr। मतलब टोटल रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, Kr का वैल्यू लिख सकते हैं K1 इंटू KC का पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पे अगर x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो x और y का वैल्यू कहां से आएगा, x और y का वैल्यू आएगा इधर से, x का वैल्यू हो जाएगा हाफ और y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो x प्लस y इक्वल टू क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर होता है। तो x प्लस y कर देंगे तो कितना होगा, हाफ प्लस 1 इक्वल टू 3/2। मैं क्या बोला था, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम किसके लिए नहीं हो सकता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं हो सकता है। ऐसे नॉर्मल अनबैलेंस्ड रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे हाफ H2 करके लिखते हैं ना, वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है, उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन फैक्टर से, तभी आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आता है, ठीक है। तो आपका पास क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना निकला, 3/2। ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं, 3/2। और K का वैल्यू यहाँ पे जो रिएक्शन कांस्टेंट है तो इसका K का वैल्यू कितना निकला, K1 KC का पावर हाफ निकला। समझ में आया? अभी देखना है कि K का यूनिट क्या है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि K का यूनिट क्या होता है, K का यूनिट हमेशा क्या होता है कि मोल का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। मोल का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है, जहां पे n का वैल्यू क्या है, n इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम n के जगह कितना पुट करेंगे, हम 3/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना होगा, m का पावर 1 माइनस 3/2 और सेकेंड का पावर इनवर्स में होगा। तो m का पावर 1 माइनस 3 कितना होगा, m का पावर -1/2 और सेकेंड का पावर इनवर्स में होगा, ठीक है। समझ में आया? आज हम क्या क्या देखें इस लेक्चर में, तो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जो कि बहुत जरूरी है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि आप अगर ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फास्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, हम रेट ऑफ रिएक्शन उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा वो फाइंड करने वाले हैं और उसके रिलेटेड कुछ चीजें करने वाले हैं। उसका हाफ लाइफ निकालेंगे, उसका मतलब लाइफ टाइम कितना होगा निकालेंगे, ये सब निकालने वाले और उसको रिलेट करेंगे किसके साथ, आपका जैसे कि मतलब फास्ट ऑर्डर कोई भी ऑर्डर दे दे, मतलब nth ऑर्डर दे दे, 15 ऑर्डर 16 ऑर्डर इतना ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो उसके लिए आप कैसे आराम से निकाल सकते हो उसका भी फॉर्मूला बताना, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। क्यूरियस रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी